ओके स्टूडेंट्स, आज हम लोग डे 3 का जो असाइनमेंट है इसका सॉल्यूशन डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज एस्टिमेटेड थ्रू ड्यूमाज मेथड। ड्यूमाज मेथड से एस्टिमेशन कर रहे हैं एंड वाज फाउंड टू इवॉल्व 6 मोल CO2। 6 मोल कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व हो रहा है, 4 मोल वाटर इवॉल्व हो रहा है एंड 1 मोल नाइट्रोजन गैस। तो फॉर्मूला क्या होगा? तो बच्चे, ड्यूमाज मेथड में हमने पढ़ा है जो हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है इसका रिएक्शन कॉपर ऑक्साइड से करें तो जो कार्बन है वो CO2 में ऑक्सीडाइज हो जाएगा, हाइड्रोजन जो है H2O में और नाइट्रोजन N2 में। तो होता क्या है, हमारे पास अगर चारों ऑप्शन ध्यान से देखें तो कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन ही है। तो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन होगा। कार्बन मान लेते हैं X है, हाइड्रोजन Y है, नाइट्रोजन Z है। इसका अगर कॉपर ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करें तो कार्बन जो है ऑक्सीडाइज हो जाता है CO2 में, नाइट्रोजन जो है ऑक्सीडाइज हो जाएगा N2 में और हाइड्रोजन H2O में। तो H2O में हाइड्रोजन H2O में और नाइट्रोजन N2 में। अब देखो, अगर इसे बैलेंस करेंगे तो जितना कार्बन है उतना CO2 बनेगा, जितना हाइड्रोजन है उसका आधा वाटर बनेगा, जितना नाइट्रोजन है उसका आधा N2 बनेगा। अब हमें CO2 6 मोल दिया है, मतलब यहाँ से X की वैल्यू 6 आ जाएगी। वाटर जो है 4 मोल दिया है, मतलब Y/2 की वैल्यू 4 आ जाएगी। और नाइट्रोजन 1 मोल दिया है, मतलब Z/2 की वैल्यू 1 आ गई। तो X तो 6 आ गया, Y/2 4 है तो Y की वैल्यू 8, Z/2 1 है तो Z की वैल्यू 2। तो फॉर्मूला आ जाएगा हमारे पास, कार्बन X की वैल्यू 6, हाइड्रोजन Y की वैल्यू 8, नाइट्रोजन Z की वैल्यू 2। तो C6H8N2 हमारा डी ऑप्शन है, तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें बताया गया इन सेरियस मेथड ऑफ एस्टिमेशन ऑफ हेलोजन 250 मिलीग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब इसका काम जो है हमें परसेंटेज निकालने में ही होगा। गेव 141 मिलीग्राम ऑफ AgBr। AgBr का मास दिया है 141 मिलीग्राम। द परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन इन द कंपाउंड इज। ब्रोमीन का परसेंटेज निकालना है। Ag का एटॉमिक मास दिया है 108 और ब्रोमीन का दिया है 80। तो हमने बताया था इस टाइप के क्वेश्चन के लिए क्या करना है, हमें AgBr का दिया है तो और ब्रोमीन का निकालना है। तो एक AgBr में कितना ब्रोमीन होगा? एक ब्रोमीन होगा, ठीक है। हमारे पास AgBr का जो मास है, मोलर मास है, वो 188 ग्राम आएगा। हमारे पास डाटा मिलीग्राम में दिया है, तो 188 ग्राम से कितना बनेगा? 80 ग्राम। तो अगर हम लोग मिलीग्राम में लें तो 188 मिलीग्राम से कितना बनेगा? 80 मिलीग्राम। तो यहाँ से हम लोग 1 मिलीग्राम अगर AgBr लें तो कितना बन जाएगा? 80/188 मिलीग्राम। तो हमारे पास है कितना? 141 मिलीग्राम है। तो 141 मिलीग्राम से कितना बन जाएगा? 80/188 इंटू 141 मिलीग्राम। BR निकल गया। अब परसेंटेज निकालना है, तो परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं, जो हमारे पास मास आया है उसको हम लोग टोटल मास से डिवाइड कर देंगे। तो टोटल मास हमारे पास दिया हुआ है 250। तो 80/188 इंटू 141 डिवाइडेड बाई 250 इंटू 100%, ये हमारे पास परसेंटेज आ जाएगा। अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व करके आ रहा है हमारे पास 24। तो 24% आंसर जो कि ए में है, इसलिए इसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो थर्ड है, इसमें बोला गया है फॉर द एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का एस्टिमेशन कर रहे हैं 1.4 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड। टोटल मास दिया है, इसका भी यूज परसेंटेज निकालने में करेंगे। 1.4 ग्राम दिया है। digested by Geldar's method and evolved ammonia was absorbed in 60 ml m/10 मतलब 1/10 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड। तो यहाँ से हमें ग्राम इक्विवेलेंट के लिए नॉर्मेलिटी चाहिए, तो नॉर्मेलिटी होता है मोलरिटी इंटू एन फैक्टर। मोलरिटी m/10 का मतलब है 1/10 मोलर इंटू सल्फ्यूरिक एसिड का एन फैक्टर 2 होता है, तो 2/10 हो गया 1/5 नॉर्मल, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड की नॉर्मेलिटी वॉल्यूम भी पता है। अब जो हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है और क्या दिया है, अमोनिया को तो एब्जॉर्ब कर लिया, कुछ सल्फ्यूरिक एसिड बच गया, मतलब ये एक्सेस में था, जिसको कंज्यूम कौन कर रहा है? 20 ml m/10 सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। अब NaOH का नॉर्मेलिटी अगर निकालें तो मोलरिटी इंटू एन फैक्टर, मोलरिटी इसका भी 1/10 है, NaOH का एन फैक्टर 1 होता है, तो इसका 1/10 नॉर्मल ही रह जाएगा।
द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन। तो बच्चे इसमें हम लोग क्या करते हैं, अमोनिया का मास निकालते हैं, और अमोनिया डाइजेस्ट किसके थ्रू हो रहा है, सल्फ्यूरिक एसिड के थ्रू। तो जो ग्राम इक्विवेलेंट है सल्फ्यूरिक एसिड का वो किसके इक्वल होगा, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ अमोनिया। सिर्फ अमोनिया के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि अमोनिया को डाइजेस्ट करने के बाद जो बच गया वो NaOH से ख़त्म हो रहा है, तो प्लस NaOH भी करना पड़ेगा, क्योंकि अमोनिया और NaOH दोनों कंबाइनली जो है H2SO4 को डाइजेस्ट कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है। तो दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट का सम जो है सल्फ्यूरिक एसिड के ग्राम इक्विवेलेंट के इक्वल होगा। तो यहाँ से ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ अमोनिया हम लोग निकाल सकते हैं। तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ अमोनिया आ जाएगा हमारा सल्फ्यूरिक एसिड के ग्राम इक्विवेलेंट से ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड माइनस ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaOH। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड का ग्राम इक्विवेलेंट, नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम, नॉर्मेलिटी 1/5 और वॉल्यूम है 60 ml, तो लीटर में आ जाएगा 60/1000 माइनस NaOH का नॉर्मेलिटी है 1/10 इंटू वॉल्यूम है 20 ml, तो लीटर में 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो 5 से 12 कैंसिल हो जाएगा, 10 2 जा 20, तो 12/1000 माइनस 2/1000, 1000 LCM आ जाएगा, 12 माइनस 2 10/1000 ग्राम इक्विवेलेंट आ गया। मतलब 0 0 कैंसिल कर दें तो 1/100 ग्राम इक्विवेलेंट। अब ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। तो गिवन मास क्या हो जाएगा, ग्राम इक्विवेलेंट इंटू इक्विवेलेंट मास। तो यहाँ से हम लोग मास ऑफ अमोनिया निकाल सकते हैं। तो मास ऑफ अमोनिया क्या आ जाएगा हमारे पास, जो हमारे पास ग्राम इक्विवेलेंट आया है 1/100, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इक्विवेलेंट मास से, तो अमोनिया का इक्विवेलेंट मास 17 ग्राम हो गया, तो 17/100 ग्राम मास आ गया। अब हमें नाइट्रोजन निकालना है, तो एक अमोनिया में एक नाइट्रोजन है, तो अमोनिया का जो मोलर मास होता है 17 ग्राम होता है, तो 17 ग्राम में 14 ग्राम नाइट्रोजन है, तो 1 ग्राम में कितना आ जाएगा 14/17 ग्राम। तो 1/100 ग्राम हमारे पास जो ग्राम इक्विवेलेंट आया है 1/100, तो यहाँ से हमने मास निकालना है, मास कितना आया 17/100, ग्राम इक्विवेलेंट को इक्विवेलेंट मास से मल्टीप्लाई करके, तो 17/100 ग्राम होगा, तो इसका मास क्या हो जाएगा 14/17 इंटू 17/100 ग्राम नाइट्रोजन। 17 17 कैंसिल, 14/100 को 0.14 ग्राम लिख सकते हैं। अब मास ऑफ अमोनिया निकल गया हमारे पास, हमें क्या करना है, मास ऑफ अमोनिया और नाइट्रोजन दोनों आ गया, हमें परसेंटेज निकालना है। तो परसेंटेज नाइट्रोजन क्या होगा, मास ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय टोटल मास कितना है 1.4 इंटू 100%। ठीक है, तो ये क्या हो गया 0.14 इंटू 100 हो गया 14/1.4%, दैट इज इक्वल टू 10%। तो 10% ऑप्शन बी है, इसलिए इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन लिया है ये हमने प्यूरिफिकेशन का लिया है। अब इसे अगर ध्यान से देखो तो क्वेश्चन में दिया है गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है। फर्स्ट स्टेटमेंट है ए मिक्सचर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड एनिलीन कैन बी सेपरेटेड बाय सिंपल डिस्टिलेशन। एकदम सही है, जो हमारा क्लोरोफॉर्म और एनिलीन है इसके बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है। जो क्लोरोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है हमारे पास 334 केल्विन। वैसे याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना ध्यान रखना ये ज़्यादा होता है, इसीलिए इसको हम लोग सिंपल डिस्टिलेशन करेंगे, क्योंकि जब बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस 20 केल्विन से ज़्यादा हो तो हम लोग इजीली जो है सिंपल डिस्टिलेशन कर सकते हैं। और एनिलीन का बॉइलिंग पॉइंट अगर डाटा देखें तो 457 केल्विन होता है। तो देखो डिफरेंस जो है 20 केल्विन से बहुत ज़्यादा है, तो इसको ईजिली हम लोग सिंपल डिस्टिलेशन से यूज कर सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। सेकेंड है व्हेन सेपरेटिंग एनिलीन फॉर्म ए मिक्सचर ऑफ एनिलीन एंड वाटर बाय स्टीम डिस्टिलेशन एनिलीन बॉयल्स बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, मतलब ये स्टेटमेंट भी सही है। क्यों, क्या बोल रहा है, व्हेन सेपरेटिंग एनिलीन फ्रॉम मिक्सचर ऑफ एनिलीन एंड वाटर बाय स्टीम डिस्टिलेशन एनिलीन बॉयल्स बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। स्टीम डिस्टिलेशन का यूज हम लोग तब करते हैं जब बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो, और स्टीम मिक्स करने से क्या होता है उसका
जो बॉइलिंग पॉइंट है वो डिक्रीज कर जाता है। और एनिलीन का हम लोग स्टीम डिस्टिलेशन इसलिए भी यूज करते हैं क्योंकि एनिलीन जो है स्टीम के साथ वोलाटाइल तो हो जाएगा, लेकिन एनिलीन वाटर में मिक्स नहीं होगा, तो वोलाटाइल हो जाएगा, जिससे बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करेगा। इससे हम लोग सेपरेट कर लेंगे और फिर डिस्टिल्ड करने के बाद हम लोग सिंपल फिल्टर पेपर से इसको सेपरेट कर सकते हैं। तो इसका स्टेटमेंट 1 एंड 2 दोनों करेक्ट है, तो 1 एंड 2 दोनों करेक्ट डी ऑप्शन में है, इसलिए इसका डी ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, इन क्रोमेटोग्राफी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट पूछा गया है। तो क्वेश्चन देखें तो इन क्रोमेटोग्राफी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर आरएफ। ठीक है, तो इसमें इनकरेक्ट देखना है, जो करेक्ट है उसे हमें नहीं देखना है। आरएफ वैल्यू डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी, एकदम सही है। आरएफ रिटार्डेशन फैक्टर जो है ये रेशियो है कंपाउंड फ्रॉम ओरिजिन और डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सॉल्वेंट फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है, तो दोनों का रेशियो है, तो ये जो है रिलेटिव टेंडेंसी है। ये क्या होता है बच्चे, रिलेटिव रेशियो होता है माइग्रेशन ऑफ ईच कंपोनेंट इन मिक्सचर का। ठीक है, तो आर एफ वैल्यू डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी, सही है। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी है या कौन सा क्रोमेटोग्राफी है उस पर ये डिपेंड करेगा, ये सही है, आंसर नहीं होगा। हायर आर एफ वैल्यू मीन्स हायर एडजॉर्प्शन, नहीं, आर एफ का वैल्यू एडजॉर्प्शन पे डिपेंड नहीं करता है, वो डिपेंड करता है किस पे, जो हमारा मिक्सचर है वो किस सब्सटेंस का है। ठीक है, आर एफ वैल्यू इज डिपेंड ऑन द मोबाइल फेज, सही है, जो उसके कंपोनेंट है उस पर डिपेंड करेगा। द वैल्यू ऑफ आर एफ कैन नॉट बी मोर देन 1, जो आर एफ का वैल्यू है ये हमेशा लेस देन 1 होता है, क्योंकि कंपाउंड से ज़्यादा जो उसका सॉल्वेंट है वो मूव करेगा, इसकी वैल्यू हमेशा लेस देन 1 होती है। तो ये भी सही है, तो हमें इनकरेक्ट निकालना है, तो इनकरेक्ट ऑप्शन बी आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, नाइट्रोजन कैन बी एस्टिमेटेड बाय जेल्डाल मेथड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। तो बच्चे जेल्डाल मेथड का यूज हम लोग तब करते हैं जब कंपाउंड में नाइट्रोजन जो है वो रिएजेंट से, जो हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड फेरस सल्फेट डालते हैं उसके साथ अमोनियम सल्फेट डालते हैं, उसके साथ इजीली रिएक्ट कर सकता है। तो ये डाइजोनियम सॉल्ट है, ये जैसे ही इसमें डालेंगे 5 डिग्री से टेम्परेचर ज़्यादा होगा, ये N2 बाहर निकल जाएगा, डायरेक्ट N2 दे देगा। ये अमोनियम सल्फेट और सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करके अमोनिया नहीं बनाएगा, ये तो होगा ही नहीं। ये दे सकता है क्योंकि इसका NH3 जो है रिएक्शन कर सकता है, ये बेंजाइल कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, ये रिएक्शन कर सकता है। इसमें नाइट्रोजन फ्री है ही नहीं, रिंग के अंदर है, तो ये तो कंपाउंड देगा ही नहीं, नाइट्रो भी नहीं देगा, रेजोनेंस से ज़्यादा स्टेबलाइज हो जाता है। तो इसमें हम लोग बी जो है हमारा बेंजाइल एमाइन, इसको सेपरेट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग सारे क्वेश्चन देख लिए जो हमारे असाइनमेंट्स के थे।